हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर, यूपीएससी एग्जामपुर और यूपी होमगार्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। अब सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के आपके सिलेबस में, चाहे एसआई हो या कांस्टेबल या यूपी होमगार्ड, यूपी जीके का सिलेबस है। और आज साथी हम लोग इस यूपी जीके की क्लास में आपके यूपी जीके के सिलेबस को पूरा का पूरा निचोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबके सब शांतिपूर्वक बैठना, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। आपको आनंद भी आएगा और आपको साथ ही इसका आनंद तो आएगा ही आएगा। तो शुरुआत करते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश से यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, यह आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, यह सूरत बदलनी चाहिए। तो चलिए बच्चा, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने ध्यान से देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो देखिए, जब भी आपसे उत्तर प्रदेश का स्थान पूछे, अगर वो जनसंख्या में पूछा है तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। लगभग देश की 16.5% जनसंख्या 2011 के अनुसार यह उत्तर प्रदेश में थी। और यदि रही आपसे क्षेत्रफल एरिया में पूछे कि अपने भारत की भूमि में से अपने उत्तर प्रदेश की भूमि कितनी है, तो क्षेत्रफल क्योंकि 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर होता है, जो अपने प्रदेश का 7.33% है, क्षेत्रफल में चौथी रैंक हो जाती है। प्रतिशत में 7.33, एरिया 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, परसेंटेज में 7.33 और क्षेत्रफल में रैंक कितनी हो जाती है? चौथी। तो आपसे क्या पूछा है, कौन सा स्थान है? कहोगे सर चौथा स्थान है। पहला हो जाता है राजस्थान का, फिर साथ ही एमपी महाराष्ट्र और चौथे पर अपना यूपी। क्षेत्रफल की बात है, जबकि जनसंख्या में पहला। इसमें कितना प्रतिशत एरिया है, कितने प्रतिशत जनसंख्या है, यह भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप उत्तर दे दोगे। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के सभी राज्यों में किस स्थान पर आता है? अब जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की रैंक पूछी, कोई दिक्कत नहीं, बता देते कि भाई देखिए, जहां एरिया में यह चौथी रैंक थी, जनसंख्या मानिए पॉपुलेशन, 2011 जो अंतिम जनगणना थी उसके अनुसार प्रदेश की पॉपुलेशन 19.98 करोड़, मतलब 20 करोड़ में 2 लाख कम, 19 करोड़ 98 लाख। पूरे प्रदेश की 16.5, 1/6 में से प्रत्येक एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता था। जनसंख्या के मामले में पहला स्थान कुल ग्रामीण जनसंख्या में भी है। पूरे देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और कुल एससी पॉपुलेशन में भी, कुल शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, कुल ग्रामीण में भी और कुल साथी शेड्यूल कास्ट में भी। दूसरे का उत्तर ए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? भाई अगर हमारे भारत की 121 करोड़ जो जनसंख्या थी, उसमें उत्तर प्रदेश की कितनी है? उत्तर प्रदेश की 19.98 डिवाइडेड बाय 121 करोड़, प्रतिशत में निकालोगे तो ये लगभग 16.5%, लगभग 16.5%। जनसंख्या 16.5, क्षेत्रफल 7.33। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल ये कितने वर्ग किलोमीटर है, कितनी स्क्वायर किलोमीटर है? पूरे देश का 7.33%। क्षेत्रफल में स्थान हो जाता है चौथा, क्षेत्रफल में स्थान हो जाता है चौथा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर देशों से कंपैरिजन करें तो भी टॉप 5 में छठे पे आती है, 7.33%। और क्षेत्रफल में स्थान चौथा, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, 2,40,928। पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। जैसे भारत के राष्ट्रीय, क्योंकि भारत एक राष्ट्र है तो उसके राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश के राज्य स्तर के चिन्ह होते हैं, जिनमें पशु भी होता है, जिनमें भैया पक्षी भी होता है, जिनमें राजकीय वृक्ष भी होता है, राजकीय पुष्प फ्लावर या फूल भी होता है, राजकीय खेल भी होता है और राजकीय मछली भी हो जाती है। देखिए, पशु हो जाता है बारहसिंगा, पशु हो जाता है बारहसिंगा।
पक्षी हो जाता है सारस क्रेन, वृक्ष हो जाता है अशोक, ऐसे याद होने चाहिए। पुष्प हो जाता है पलाश, खेल हो जाता है फील्ड हॉकी, मछली हो जाती है चितला, या इसको मोय भी कह देते हैं। चितला या मोय, मोय मोय नहीं, केवल मोय। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, इनमें से बारहसिंगा, यह आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपको आने चाहिए, ये तुक्का नहीं कि बी है तो बी ही उत्तर दोगे। चीजें आपको मुंह जुबानी आनी चाहिए, तभी आप पेपर में सफलतापूर्वक पेपर का मुकाबला कर पाओगे, तभी आप पेपर में सफलतापूर्वक पेपर का मुकाबला। सारस क्रेन ये राजकीय पक्षी हो जाता है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का स्टेट ट्री, पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस, फूल पलाश। तो जो वृक्ष हो जाता है वो जाता है भैया अशोक का पेड़। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? स्टेट फ्लावर कौन सा है? तो आप कहोगे सर पासे पुष्प और पासे प्रदेश और पासे ही पलाश, जिसको टेशु भी कह देते हैं। तो पलाश अच्छे से याद रखेगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? स्टेट स्पोर्ट। हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, अगर देश का देखें कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा, हॉकी उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली, इसको चितला भी कह देते, चीतल भी कह देते, इसको कई जगह मोय भी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की क्या हो जाती है? राजकीय मछली हो जाती है, जिसको चितला, चीतल या मोय भी कह देते हैं। पूछा है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में ये कौन सी आकृतियां पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में ये कौन सी आकृतियां पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में तो हाथी, हल, कमल, सूर्य, केवल एक शेर, दो मछलियां और धनुष बाण, दो मछलियां और बच्चा धनुष बाण, दो मछलियां और धनुष बाण। उत्तर प्रदेश का गठन या वर्तमान नामकरण यह कब किया गया था? उत्तर प्रदेश का गठन या साथी कह सकते हो वर्तमान नामकरण कब किया गया था? वर्तमान नामकरण कब किया गया था? बहुत सावधानी से आपको उत्तर देना है। यह हमारा उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी होता है। यह हमारा उत्तर प्रदेश का क्या हो जाता है? स्थापना दिवस। तो देखिए 1 अप्रैल 1937 से 1 अप्रैल 1937 से उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, शॉर्ट में इसको भी यूपी कहते थे। और 1 अप्रैल 1937 से संयुक्त प्रांत, और 24 जनवरी 1950, यह समझ लेना संविधान सभा की लास्ट बैठक वाले दिन, अंतिम बैठक वाले दिन 24 जनवरी 1950 इस संयुक्त प्रांत का नाम बदल दिया गया। संयुक्त प्रांत का नया नाम उत्तर प्रदेश के नाम से उत्तर प्रदेश का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश के नाम से कौन सी तारीख को? 24 जनवरी 1950। तो यही जो 24 जनवरी होती है यह हमारा राज्य दिवस भी होता है, यह उत्तर प्रदेश राज्य दिवस भी होता है, यह उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी होता है। कब? 1950, 24 जनवरी 1950 संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। पूछा है किस वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब था, वही आपसे पूछा है। देख लीजिए, सबसे पहले 1836 से 1877 इसको उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत कहते थे। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। 1877 से 1902 इसको उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत आगरा और अवध के नाम से, उत्तरी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत आगरा अवध के नाम से, आगरा और अवध के नाम से, आगरा और अवध। फिर 1902 से 1937 तक इसको आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत,
प्रांत, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। और साथ ही 1 अप्रैल 1937 से, कब से? 1 अप्रैल 1937 से इसे क्या कहा जाने लगा? इसे यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 से वर्तमान नामकरण उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? देख ले, उत्तर प्रदेश का द्विसदनीय विधानमंडल है। कैसा? द्विसदनीय विधानमंडल, जिसमें विधानसभा की टोटल 403 सीट, मेरे साथ साथ दोहराओ, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीट, विधान परिषद की 100 सीट। वही लोकसभा की भारत में सबसे ज्यादा 80, राज्यसभा की भारत में सबसे ज्यादा 31, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या है। 80 में से 17 सीट ये एससी के लिए आरक्षित है। और ये जो 403 है, इनमें से 84 प्लस 2, 84 शेड्यूल कास्ट के लिए और 2 शेड्यूल ट्राइब के लिए 86 सीट आरक्षित है। एससी एसटी के लिए विधानसभा की 86 सीट ये आरक्षित है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित हैं, या उत्तर प्रदेश को राज्यसभा की कितनी सीटें? और पूरे प्रदेश में ये सबसे ज्यादा है, पूरे प्रदेश में ये सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश कहोगे सर 80 सीटें, ये तो निम्न सदन लोकसभा की हैं, निम्न सदन। कभी कभी राज्यसभा ना देकर उच्च सदन भी दे देगा, ये 31 सीटें होती हैं उच्च सदन राज्यसभा में। 403 विधानसभा राज्य का विधानमंडल है और 100 विधान परिषद। किस वर्ष लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी घोषित किया गया था? उत्तर प्रदेश की फुल्ली पूर्णतः राजधानी लखनऊ को कब घोषित किया गया था? 1921 में आंशिक, 1921 में आंशिक और 1935 से पूर्णतः, 1935 से पूर्णतः। उससे पहले प्रयागराज, पुराना नाम इलाहाबाद, यह राजधानी हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है? देखिए 23वें जिले के तौर पर, 23वें जिले के तौर पर टोटल 2017 में शामली को शामिल किया गया था। 2017 में शामली, ये ओवरऑल 23वां और उत्तर प्रदेश का 8वां जिला था। उत्तर प्रदेश का 8वां जिला, ये 8 जिले हैं जो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के शामिल है। पूछेगा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ये एनसीआर का हिस्सा नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है? सावधानी से उत्तर दीजिए। देखो बहुत अच्छे से, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर हो जाता भैया, और आपका शामली हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ना तो सहारनपुर आता है, अच्छे से याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन के लिए दे देगा। ना सहारनपुर है, ना अलीगढ़ है, ना मथुरा है, ना सहारनपुर, ना अलीगढ़, ना मथुरा। तो इसमें मुजफ्फरनगर भी है, शामली भी है, बुलंदशहर भी है, मथुरा ये एनसीआर का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही सीमा साझा करता है? कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कहोगे सीमा साझा करता है? कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ टोटल पूछा है। तो देखिए सर्वाधिक सीमा किसके साथ है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा यह मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले। न्यूनतम किसके साथ है? हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर की केवल 1 जिला। इसी प्रकार हरियाणा के साथ है, राजस्थान के साथ 2 जिले, आगरा और मथुरा। हरियाणा के साथ 6 है, उत्तराखंड के साथ 7 है, उत्तराखंड के साथ 7 है। तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 9। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस एकमात्र देश के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? लगभग 699-700 किलोमीटर के करीब
इसके 7 जिले होते हैं। कितने जिले? 7 जिले, जिसमें आ जाता है साथी पीलीभीत, पीली से ले आ गया तो लखीमपुर खीरी, पीलीभीत से याद रखिएगा लखीमपुर खीरी, फिर बह से बहराइच, और बह से इस समय याद रखिएगा बच्चा बलरामपुर। बहराइच और बलरामपुर कितने हो गए सर? 4 हो गए। उसके बाद में आ जाता है सिद्धार्थनगर, क्या आ जाता है? सिद्धार्थनगर, और एक इसमें ऐसे आ जाता है आपका सिद्धार्थनगर के साथ सिद्धार्थनगर महाराजगंज, एक क्या जाता है? महाराजगंज। एक और हो जाता है जिससे हम लोग क्या बोल देते हैं, याद रखिएगा, जिसे श्रावस्ती कह देते हैं। कुशीनगर गोरखपुर कोई सा नहीं आता, श्रावस्ती। कई बार आपको पेपर में कुशीनगर दे देगा कि लगता ही नहीं लगता, ये कुशीनगर भी नहीं लगता, और साथ ही गोरखपुर दे देगा, गोरखपुर भी नेपाल के साथ सीमा नहीं लगती। ये 7 जिले लिख लीजिएगा। पीलीभीत, पीली, तो पीली में ले आ गया लखीमपुर खीरी, बहराइच बलरामपुर, अगर कोई बहरा नहीं सुन रहा तो बल से उसका देखो, सिद्धार्थनगर, और साथ ही महाराजगंज और श्रावस्ती। नेपाल के साथ एकमात्र 7 जिले लगते हैं। कितने जिले? 7 जिले। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य? ऊपर से चलो हिमाचल, यूके आ गया, झारखंड, बिहार, इधर छत्तीसगढ़, एमपी आ गया, इधर राजस्थान, हरियाणा आ गया, इधर बच्चा दिल्ली आ गई। अब निकाल लीजिए इसमें से, पहले दिल्ली आ गया, दिल्ली हरियाणा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा सबके सब, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य कितने हो जाते बड़े भैया? 8। यूनियन टेरिटरी कितनी हो जाती है? भारत की राजधानी दिल्ली, यूटी 1। तो बिहार की सीमा भी लगती है, राजस्थान की भी लगती है, झारखंड की भी लगती है, उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, या साथ ही आपका तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इनकी सीमा नहीं लगती। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? अभी आपको बताए 7 जिले, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच बलरामपुर, महाराजगंज श्रावस्ती, महाराजगंज श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर, कुल मिलाके 7 जिले। पीलीभीत बिल्कुल, श्रावस्ती बिल्कुल, महाराजगंज बिल्कुल। क्या सीतापुर की सीमा लगती है? बिल्कुल भी नहीं लगती। बस इसका उत्तर सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला बताइए। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो पहले पर आ जाता है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, दूसरे पर आ जाता है सोनभद्र। ये सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े। जबकि सबसे छोटे में कौन सा आ जाता है? कहोगे सर हापुड़। तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है, क्रम से पूछा है, और हापुड़ क्या हो जाता है? सबसे छोटा। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा, हापुड़ सबसे छोटा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, अगर सर्वाधिक देखोगे भाई, पहले स्थान पर प्रयागराज सबसे ज्यादा, फिर साथ ही मुरादाबाद इत्यादि आ जाते हैं, और सबसे कम में देखोगे तो महोबा, सबसे ज्यादा जनसंख्या ये प्रयागराज। पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जिसकी जनसंख्या सबसे कम या न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला? क्षेत्रफल में सबसे कम हापुड़ और जनसंख्या में सबसे कम हो जाता है महोबा। क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला। अभी पेपर बनाने वाला क्या कर रहा है, क्योंकि आम आदमी नॉर्मल तौर पर सबसे बड़ा याद करके जाते हैं, लेकिन सबसे छोटा जो होता है या सेकंड नंबर का जो होता है, इनको हम लोग भूल कर जाते हैं। अक्सर करते हैं ना ऐसी गलती। ऐसी गलती होती है नहीं होती? ऐसी या नो करके बताओ। तो वही आपको साथी थोड़ा सा ध्यान देना है। क्षेत्रफल के मामले में सबसे दूसरा सबसे बड़ा, तो पहला स्थान किसका था? लखीमपुर खीरी, और दूसरे पर सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी सबसे दक्षिणी जिला बताइए। सबसे उत्तरी सबसे, तो उत्तर प्रदेश के बिल्कुल सीमाओं पर स्थित, बिल्कुल सीमाओं पर स्थित सबसे उत्तर में हो जाता है सहारनपुर, सबसे दक्षिण में हो जाता है सोनभद्र, सबसे पश्चिम में हो जाता है शामली, और सबसे पूर्व में हो जाता है बागी बलिया। सबसे पूर्व में बागी बलिया। पूर्व से पश्चिम, यह याद रखिएगा चौड़ाई ज्यादा है, 650 किलोमीटर। तो आपसे वही पूछा है
सबसे सबसे उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र। सहारनपुर उत्तर, सोनभद्र दक्षिण। जबकि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी क्रम से बताना है। सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी। क्वेश्चंस की संख्या ना बढ़े इसलिए मैंने क्रम से एक ही क्वेश्चन में रखकर पूछ लिए, जिससे कि आपके क्वेश्चंस की संख्या ना बढ़े। कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, यह आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, यह सूरत बदलनी चाहिए। चलिए बच्चा, सबसे पूर्व में कौन सा है बलिया, सबसे पश्चिम में कौन सा है शामली। कंफ्यूज मत होना। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा यह किस राज्य के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में सबसे लंबी सीमा 11 अपने उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं। कहोगे भैया मध्य प्रदेश के साथ। सबसे ज्यादा सीमा ये एमपी। क्वेश्चन को थोड़ा सा साथ साथ मन में दोहराते हुए भी चलो, क्वेश्चन को साथ साथ मन में दोहराते हुए भी चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जो 4 राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। यह भी आपको दे दिया कि यह एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश का, एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से टच है। 4 राज्यों से मतलब समझ रहे हो, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी। कौन सा कहोगे सर? सोनभद्र। कौन सा कहोगे बड़े भैया? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के कितने जिले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? जो देश की राजधानी दिल्ली है उसके साथ यूपी के कितने जिले हैं? जो अपनी देश की राजधानी दिल्ली है उसके साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले? उसके साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले? सब के सब यहां पर उत्तर दीजिए, ऐसे बात बनने की नहीं है भैया। 2 जिले, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। 2 बार बोलो, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का कौन से जिला केवल हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है। देखिए बागपत कई जगह लिखा हुआ है, लेकिन बागपत की सीमा दिल्ली से टच नहीं होती, बीच में गाजियाबाद आ जाता है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एकमात्र हिमाचल प्रदेश के साथ? जो सहारनपुर है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी सहारनपुर, यह साथी हिमाचल प्रदेश को छूता है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश के कितने जिले हरियाणा के साथ? तो देखिए 7 जिले उत्तराखंड के साथ और 6 जिले ये हरियाणा के साथ। 7 जिले उत्तराखंड के साथ और 6 जिले ये हरियाणा के साथ। इनमें से कौन सा जिला राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? राजस्थान के साथ इनमें से कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता? देखिए आगरा करता है, मथुरा, केवल 2 जिले करते हैं। यह बच्चा अलीगढ़ नहीं करता। आगरा और मथुरा केवल 2 जिले, अलीगढ़ साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक यह बताइए चौड़ाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक यह बताइए। जबकि यह ज्यादा है, यह 650 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक, जबकि उत्तर से दक्षिण यह कम है, मात्र और मात्र 240 किलोमीटर। मतलब सहारनपुर से अगर आप मोटरसाइकिल लेकर चले तो सोनभद्र तक कितने किलोमीटर का सफर है? 240। लेकिन वहीं शामली से चलते हो मोटरसाइकिल लेकर और बलिया तक आना है तो कितने किलोमीटर? 650 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण पूछिए
उत्तर से। उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम यह लंबाई कितनी है? ऐसे लंबाई, पड़ी हुई लंबाई ज्यादा है, ये वाली लंबाई ज्यादा है। ईस्ट पूर्व से पश्चिम ये वाली कम है। उत्तर से दक्षिण ये मात्र 240 और ये कितनी है? 650। तो पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई ये 650 किलोमीटर। पूछे उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार बाबू सोनभद्र से लेकर और ये सहारनपुर तक, सोनभद्र से लेकर ये अक्षांशीय विस्तार 240 किलोमीटर। ये कितना है? ध्यान देना, इसमें से याद रखिएगा 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 23:52 उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो इसको ऐसे याद कर लो, 23 से 31, 23:52 से 31। दो बार बोलो मेरे साथ, अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 से 31, 23 से 31, 23 से 31। जबकि अगर देशांतर विस्तार आ जाता तो ये 77 से 84। तो 23 से 31 ये आपका बिल्कुल सही है, 23 से 31। वही उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार पूछ लेता कि लेकर भैया शामली से और बलिया ये पूर्व से पश्चिम तक कैसा है, तो मैंने अभी बताया 77 से 84 पूर्वी देशांतर, 77 से 84 पूर्वी देशांतर। पूछे उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? जैसे उत्तर प्रदेश में जिले कितने बाबू लिख लेना, जिले हैं 75, मंडल कितने कहोगे बड़े भैया जी? जिले 75, मंडल 18। तहसील कितनी है? तहसील 351। ग्राम पंचायत कितनी है? तो कहोगे सर वेबसाइट पर 57,695 और कई जगह 58,189। जबकि क्षेत्र पंचायत कितनी है उत्तर प्रदेश में? क्षेत्र पंचायत मेरे साथ साथ दोहराओ 826। वहीं पर नगर निगम कितने हैं? नगर निगम हो जाते हैं 17। नगर पालिका कितनी है? नगर पालिका हो जाती है बाबू 100, 200। नगर पालिका 200। और अगर यही पूछ ले कि नगर पंचायत कितनी हो जाती है, तो नगर पंचायत 545। नगर पंचायत 545। यहीं पर न्याय पंचायत पूछ लेता, न्याय पंचायत याद रखिएगा 8,135। और विकास खंड की संख्या पूछे, विकास खंड की संख्या तो 826। जितने क्षेत्र पंचायत उतने ही विकास खंड। और जिला पंचायत पूछे, जितने जिले उतने जिला पंचायत। यह प्रशासनिक विस्तार पूछता है। आर्थिक क्षेत्र 4, पश्चिमी, मध्य, पूर्वी, बुंदेलखंड, पश्चिमी, मध्य, पूर्वी और बुंदेलखंड। प्रश्न संख्या 40, उत्तर प्रदेश में तहसील कितनी है? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी तहसील है? 18 मंडल, 75 जिले, 351 तहसील। 18 मंडल, 75 जिले, 351 तहसील। उत्तर प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका कितनी है? क्रम से बताइए। उत्तर प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका कितनी है? नगर निगम, नगर पालिका। देखिए ग्राम पंचायत एक्ट की बात करोगे, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत एक्ट ये 1947 में आया। और उत्तर प्रदेश में नगर पालिका वाले एक्ट की बात करोगे, नगर पालिका वाला ये 1916 का था। नगर निगम वाला 1961 में आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। 17 नगर निगम हो जाती है, 200 नगर पालिका। 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका। जबकि 545 ये नगर पंचायत हो जाती है। 545 नगर पंचायत। उत्तर प्रदेश और किस जिले में सबसे अधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा वर्षा वाला और सबसे कम वर्षा वाला जिला बताइए। सबसे अधिक वर्षा, सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा और सबसे कम? तो कहोगे भैया गोरखपुर में सबसे ज्यादा, लगभग 184 सेंटीमीटर के करीब। जबकि 52-54 सेंटीमीटर के करीब औसत मथुरा में।
गोरखपुर में सबसे ज्यादा, मथुरा में सबसे कम। उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री बने, पहले वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बने। उत्तर प्रदेश के ऐसे दो मुख्यमंत्री रहे, पहले साथी मुख्यमंत्री थे, बाद में जाकर वो भारत के प्रधानमंत्री बने। याद रखिएगा, देखिए बाबू बनारसी दास और श्रीपति मिश्र, तो ये ऐसे विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो बाद में सीएम बने, जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने उत्तर प्रदेश के। जबकि चौधरी चरण सिंह जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, ये उत्तर प्रदेश के दो पूर्व सीएम जो बाद में पीएम बने, चौधरी चरण सिंह जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो बाद में राज्य के सीएम बने, ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो बाद में राज्य के सीएम बने, ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो बाद में राज्य के सीएम बने। देखिए, जितने साथी से मेन एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, बच्चा अगर आपको लग रहा हो कि हमारा बड़ा भैया हमारे लिए जी जान लगा रहा है, बिल्कुल मेहनत कर रहा है, कोई कमी नहीं है, तो कम से कम एक बार अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। जितने से यूपी होमगार्ड पर देख रहे हैं या यूपीएसआई, तीनों के लिए अलग अलग लेकिन साथी सेम सिलेबस, सेम भर्ती बोर्ड, सेम कंपनी पेपर कराने वाली और सेम ही लेवल। और मैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश के बेसिक से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश का निचोड़ करा दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा साथ चाहिए तुम्हारा, और तुम्हारा समय चाहिए, और तुम लोगों के लिए कुछ पंक्तियां आए उस खाकी वर्दी के लिए। कौन कौन कहता है कि वो खाकी वर्दी के लिए पागल है, और मुझसे ज्यादा पागल जब मेरे समय पर था? है कोई तुम्हें से? कौन कहेगा? हाथ उठा के बताओ। उन सब के लिए चंद पंक्तियां कहूंगा खाकी वर्दी के लिए। कि कुछ चढ़ गया है तेरा नशा ऐसा कि अब ये लत जाती नहीं है। कुछ चढ़ गया है तेरा नशा ऐसा कि अब ये लत जाती नहीं है। ख्वाब में आती है रे तू, नींद अब आती नहीं है। खाकी वर्दी, ख्वाब में आती है तू, नींद अब आती नहीं है। ये मेहनत और किस्मत की जंग में जीत कर दिखाऊंगा, फिर उसी मेहनत के पसीने से तेरी मांग सजाऊंगा। ऐ खाकी वर्दी, तुझे बना लिया है महबूबा, तुझे मान लिया है महबूबा। एक दिन तुझे घर लेकर आऊंगा, एक दिन तुझे दुल्हन बनाऊंगा। सेवा तो तुझी को करनी है मेरी मां की, तुझी से सेवा करानी है। क्योंकि आप वर्दी पहनकर देश की सेवा, राज्य की सेवा करोगे, तनख्वाह से आपकी माता जी की बीमारी, उनके बुढ़ापे का खर्च। तो मेहनत कर दो एक बार। और उसी के लिए कहूंगा, सबके सब कुछ नहीं चाहिए, एक बार अपने व्हाट्सएप पर, एक बार 1 सेकंड का समय निकालकर सबके सब अपने व्हाट्सएप पर कि हमारा बड़ा भैया हमारे लिए जी जान लगा रहा है। जब ये क्लास एंड होगी आज, तुम अपने आप को यूपी भर्ती बोर्ड के लिए खड़े हो जाने, ऐसे कांस्टेबल होमगार्ड। कैसे? यस सर। सावधान। चलिए भैया, वे अध्यक्ष कौन थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भी बने? कहोगे सर बाबू बनारसी दास और श्रीपति मिश्र। बाबू दो ऐसे हैं, बाबू बनारसी दास और श्रीपति मिश्र। पूछे उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? राष्ट्रपति शासन, उस समय भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। लगभग 1 साल चला। उस समय उत्तर प्रदेश की सीएम चौधरी चरण सिंह जी, और रेडी करके ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। अनुच्छेद 356 के तहत पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 फरवरी से लेकर 1969 तक की फरवरी। 1968 देखो कहां पर है, 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969। 1968 से 1969, 1968। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन? कहोगे सर 10 बार। सबसे ज्यादा कुल 10 बार। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, इसकी पहली राज्यपाल कौन बनी? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में
उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल। यह उत्तर प्रदेश तथा भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी थी। पहली महिला राज्यपाल, भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला गवर्नर, पहली महिला राज्यपाल भी थी। और आज इस संयोग की बात देखो, 13 फरवरी है आज संयोग की बात। आज ही के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस, इनका जन्म हुआ था। आज सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस भी है, श्रीमती सरोजिनी नायडू। और जब साथी हमारा इनकी मृत्यु के बाद में, या ये कह सकते हो जब हमारा नामकरण उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश नामकरण के बाद में जो पहले राज्यपाल बने वो श्री हरमुस जी फिरोज शाह मोदी बने। प्रश्न संख्या 48, 24 जनवरी 1950 को राज्य का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश होने के बाद में पहले राज्य के रूप में किसने कार्य किया? या हमारा संविधान लागू होने के बाद में जब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया 24 जनवरी 1950 को, तब कौन थे? इनको साथी हरमस जी, हरमस जी फिरोज शाह मोदी भी इनको कह देते हैं। हरमस जी फिरोज शाह मोदी भी कह देते हैं। अरे ये नरेंद्र मोदी नहीं, ये पारसी थे हरमस जी फिरोज शाह मोदी। ये जब 24 जनवरी 1950 को हमारे संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया, उस समय थे। पूछेगा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन बाद में भारत का राष्ट्रपति भी बना? इनमें से केवल एक ऐसे राज्यपाल हैं जो भारत के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे और बाद में जाकर ये देश के राष्ट्रपति बने। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और बाद में देश के राष्ट्रपति, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और बाद में देश के राष्ट्रपति भी बने। वराह वेंकट गिरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा विधानसभा सीट 403 में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट। क्यों? क्योंकि इस जिले की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है और विधानसभा सीट ये जनसंख्या के हिसाब से तय होती है। प्रयागराज 12 विधानसभा सीट है। जबकि आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश के उन जिलों की पहचान करें जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या सबसे कम, मतलब इसमें केवल 2-2 विधानसभा सीट है। उत्तर प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले? 3, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, ये 3 जिले ऐसे जहां 2-2 विधानसभा सीट। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ये 1946 से ही थे। आजादी के बाद भी, फिर साथी स्वतंत्रता के बाद, गणतंत्र बनने के बाद, नामकरण के बाद, कैसा भी पूछ ले, पहले मुख्यमंत्री की बात आ जाए गोविंद वल्लभ पंत। पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, दूसरे थे संपूर्णानंद। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव किसे प्राप्त है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कहोगे सर, श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के उन अध्यक्ष का नाम बताइए जो बाद में मुख्यमंत्री बने। तो ये तो अभी आया था, बाबू बनारसी दास और श्रीपति मिश्र। बाबू बनारसी दास और श्रीपति मिश्र। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 15 अगस्त 1947 विधान परिषद के पहले चेयरमैन, विधान परिषद के पहले सभापति, अच्छे से याद रखिएगा, चंद्रभाल। चंद्रभाल विधान परिषद के पहले सभापति। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना ये किस वर्ष हुई थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना, देखिए पहले इसकी स्थापना आगरा में हुई थी सन 1866, फिर 1869 में उस समय के इलाहाबाद में ट्रांसफर,
उस समय के इलाहाबाद में, याद रखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ट्रांसफर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले मुख्य हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अच्छे से याद रखिएगा, इनका नाम था सर वाल्टर मॉर्गन। क्या नाम था? सर वाल्टर मॉर्गन। जैसे क्वेश्चन पूछा वैसे उत्तर। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई तो पहले मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मॉर्गन। स्वतंत्रता के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? स्वतंत्रता के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश, ये बात स्वतंत्रता के बाद की हो रही है। स्वतंत्र जो शाह मोहम्मद सुलेमान थे, ये पहले भारतीय जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले भारतीय जज। लेकिन बात स्वतंत्रता के बाद की है, और वो भी मुख्य न्यायाधीश श्री विधु भूषण मलिक, श्री विधु भूषण मलिक मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश तो शाह मोहम्मद सुलेमान, इंडिपेंडेंस से पहले। इलाहाबाद हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? मतलब जैसे पुरुष हो गए तो पहली महिला न्यायाधीश जिन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्ति मिली थी, पहली महिला न्यायाधीश हो गए सर न्यायमूर्ति ज्योतिर्मयी दयाधर करके नाम था 1902 में, न्यायमूर्ति ज्योतिर्मयी धर करके इनका नाम था। उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में? देखिए, अगर मुख्य पूछे तो 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। मुख्य पूछे तो कितने? 3। लेकिन जब कुल पूछे तो ये उत्तर आएगा 9। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा उत्तर दे देना। मुख्य पूछे 3, कुल पूछे 9, दोनों में कुछ ना लगा हो तो 9 उत्तर दे देना। तो मुख्य जो कृषि जलवायु क्षेत्र होते उत्तर प्रदेश में 9 हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से काबर मिट्टी पाई जाती है? ये 4 प्रकार की मिट्टी होती है। एक साथी मार, एक होती है साथी काबर मिट्टी, इसको लाल काली कपास मिट्टी भी कह देते हैं। एक साथी पावर मिट्टी, पारेवा या परेवा कुछ करके मिट्टी हो जाती है, और एक हो जाती है। 4 प्रकार की मिट्टी होती है। ये कितने प्रकार की? अच्छे से याद रखेगा, ये 4 प्रकार की मिट्टी होती है। इनका नाम हो जाता है मार काबर, राकर और परुआ। मार काबर राकर और परुआ, मार काबर राकर और परुआ। ये जो चारों मिट्टी होती है ये बुंदेलखंड में पाई जाती है। जबकि रेड सॉइल, लाल मिट्टी, याद रखिएगा, ये विंध्य क्षेत्र में। बुंदेलखंड का क्षेत्र जो होता है इसमें 4 प्रकार की मिट्टी होती है। ये काबर मिट्टी जो है ये कपास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मार काबर राकर परुआ, मार काबर राकर परुआ, ये 4 बुंदेलखंड क्षेत्र की हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? भागिए मत जब तक कि साथी सिद्ध ना कर दो कि तुम वर्दी के लायक हो। जब तक कि तुम ये दुनिया को सिद्ध ना कर दो कि तुम सभी वर्दी के लायक हो, ये बताओ जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम क्लास से गए तुम क्या प्राप्त कर पाओगे? जिस सपने के लिए तुम आए वो सपना पूरा हो पाएगा क्या? अभी तो सोचो 45 मिनट हुई क्लास में, और उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा पोर्शन। मैं कहता हूं कुछ तो तुम्हें आया होगा, कुछ तो आया होगा, नहीं आया होगा? ईमानदारी से बताइए सबके सब। तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? तुम्हारा फर्ज बनता है क्लास में अंगद का पैर जमा देने का, अंगद के जैसा पैर जमा देने का। और हम सबके घर वाले, हम सबके मम्मी पापा परिवार एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करता है, एक अच्छी जिंदगी के हकदार है। हम जानते हैं कि अगर ये सरकारी नौकरी हमें मिलती है तो हम उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। 8वां वेतन आयोग है, समय से उनकी इच्छाएं, बेसिक तो कर पाओगे ना? क्या अगर तुम यहां से भागे
या तुमने फोन चलाया, तुमने अपना समय व्यर्थ किया, तो तुम ये सोचो तुम अपने सपने के पास जा रहे हो मंजिल के या उससे दूर। जो चीज आज तुम्हें अपनी मंजिल के पास लेकर जाए उसे अपने पास रखो, और जो चीज तुम्हें मंजिल से दूर लेकर जाए उसे खुद से दूर कर दो। तो तुम्हें मंजिल के पास जाना है या तुम्हें मंजिल से दूर जाना है? ईमानदारी से बताइए एक साथ। मंजिल के पास जाना है, मंजिल से दूर। इसलिए किसी ने कहा है कि हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, फिजूल है देखना कद आसमान का, फिजूल है देखना कद आसमान का। अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई, ये अगली मेहनत अपने माता पिता के लिए आज ऐसा करके कि हां भैया मुझे खत्म करके ही जाना है, ऐसा करके कि आज इसको आप खत्म करके ही जाइए। अब जानते हैं लगभग 16.5% उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में पहला स्थान 19.98 करोड़, 20 करोड़ में 2 लाख। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पूछा है, पॉपुलेशन डेंसिटी। भाई हमारे देश का कितना है? देश का 382 किलोमीटर स्क्वायर। अपने उत्तर प्रदेश का कितना है? 829। उत्तर प्रदेश का कितना? 829। देश का कितना? 382। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 10 साल में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितने प्रतिशत से बढ़ गई? 10 वर्ष में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ये कितने प्रतिशत से बढ़ गई? कहोगे सर 17.7% ये देश की, जबकि उत्तर प्रदेश की लगभग 20.2, उत्तर प्रदेश की 20.2। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर? इनमें से कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ी? जिसकी जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ी, तो अच्छे से याद रखिएगा गौतम बुद्ध नगर। सबसे ज्यादा साक्षरता भी और दशकीय वृद्धि दर में भी गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जहां पर न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, जहां की जनसंख्या बहुत ही स्लो बढ़ी, मात्र 9% के आसपास। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि गौतम बुद्ध नगर और दशकीय वृद्धि सबसे कम यह कानपुर नगर में। पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या था? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी उत्तर प्रदेश में? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? एक छोटा सा टारगेट पूर्ति करोगे मेरी? जो एग्जाम्पल पर देख रहे हैं इसे साथी एग्जाम्पल और यूपी होमगार्ड, एक बार अगर आप सब शेयर करोगे तो 7-7 हजार पार हो जाएंगे। और जितने से एसआई पर देख रहे हैं आप लोग शेयर करोगे एक बार तो बच्चा 6000, तीनों को मिलाकर 20,000 लाइव हो जाएंगे। तुम पर, तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा, मेरा मन खुश हो जाएगा बच्चा। एक बार सबके सब साथी इस क्लास को एक बार सबके सब शेयर कर दीजिए। और शेयर करने का मतलब ये नहीं कि व्हाट्सएप खोल के बैठ जाओ उसी में तुरंत आना है। भैया लिंगानुपात की बात हो रही है, 912। पूरे भारत का कितना है? 943। यूपी का कितना है? 912। यूपी का कितना है? 912। यूपी का 912। पूरे भारत का 943। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का, देखिए उत्तर प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जहां 1000 से ज्यादा, जौनपुर, आजमगढ़, जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया। ये 3 जिले ऐसे उत्तर प्रदेश के जहां का लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा जौनपुर का। देखो आपको सारे के सारे आंकड़े याद हो जाएंगे जब तुम ये पूरी क्लास ले लोगे ना। ज्यादा लंबी नहीं लूंगा, लेकिन जब ये पूरी क्लास ले लोगे तुम्हारे मन से आशीर्वाद आएगा, भैया पूरा यूपी जी के करा दिया। तो सबसे ज्यादा जौनपुर, फिर आजमगढ़, फिर देवरिया।
उत्तर प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात। देखिए सर्वाधिक साक्षरता, देखो इसका वो देखो, ये विरोधाभास कैसा है। साक्षरता सबसे ज्यादा है, पढ़ाई लिखाई सबसे ज्यादा है, तो महिला पुरुष में लेकिन सोचो सबसे कम लिंगानुपात। गौतम बुद्ध नगर से 3 चीज सुन लो, सबसे ज्यादा 10 के वृद्धि दर, सबसे ज्यादा इसकी साक्षरता, लेकिन कमी की बात करें सबसे कम लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता, उत्तर प्रदेश की, यदि भारत की पूछता तो जो टोटल हो जाती है वो 74.04। यदि सती मेल की पूछता 82.14, यदि फीमेल की पूछता 65.46, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें टोटल हो जाती है कुल 67.68, जिसमें पुरुष की हो जाती है 77.28, पुरुष की 77, कुल 67.68। पूछे महिला साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश में, महिला साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? सब के सब उत्तर दो बाबू। महिला साक्षरता दर हो गए बड़े भैया, ये तो मात्र 57.18%, 57.18। पूछा है किस जिले में पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा है, किस जिले में पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा है? देखिए टोटल में भी गौतम बुद्ध नगर है, पुरुष में भी गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन महिला साक्षरता में यह कानपुर नगर हो जाता है। तो कुल में भी सबसे ज्यादा पुरुष में और टोटल में भी सबसे ज्यादा पुरुष में। जहां महिला साक्षरता सबसे कम है तो ओवरऑल भी याद रखिएगा सबसे कम साक्षरता, चाहे पुरुष की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, विरोधाभास देखो, यहां पर भगवान गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए और यहीं पर सोचो सबसे कम साक्षरता। पूछा है बाल लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का? बाल लिंगानुपात देखिए, कुल की बात करें 912, बाल लिंगानुपात की बात करें 902, 0 से 6 आयु वर्ग का मात्र 902, 0 से 6। उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या में बाल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जैसे ओवरऑल जो जनसंख्या यूपी की, इसमें चाइल्ड बाल जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? 15.41%। पूछा साक्षरता के मामले में 2011 के आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान था? उत्तर प्रदेश का भारत में तो जब 67 है तो आप ये सोचोगे ये साथी उस समय के जो राज्य थे उनमें नीचे रहा होगा। सबके सब ध्यान दो, इसमें टोटल राज्य और यूटी दोनों मिला लें तो ये 29 था। राज्य यूटी, केवल राज्य नहीं। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करता है? भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत यह उत्तर प्रदेश में निवास करता है? लग रहा है यह 20,000 का सपना ही रह जाएगा मेरा। 20,000 तीनों को मिलाकर देखने का सपना था। तीनों में 300-400 की कमी है। 6500 होमगार्ड पर चल रहे, 6700 अपने मेन चैनल पे, एसआई में 5700, तीनों में 300 की कमी है। अगर तीनों थोड़ा सा कृपा कर देते तुम लोग तो आज मेरा सपना अधूरा नहीं रहता। माई ड्रीम बिकम्स हाफ। हो गए भैया 16.5%, 16.5। ग्रामीण जनसंख्या, भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में? जितनी भी टोटल ग्रामीण जनसंख्या है 68.89% देश की जनसंख्या गांव में रहती है। तो टोटल ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, कुल ग्रामीण जनसंख्या, उसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है।
और प्रतिशत में देखोगे तो हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर था। ये कितनी कहोगे सर? 18.6। 18.6। प्रश्न संख्या सी, उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? लगभग 77%। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है कितनी? लगभग 77% यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 23% के करीब जो है यह साथी शहरी क्षेत्रों में, यह उत्तर प्रदेश में। उसमें भी 10 की वृद्धि दर देखोगे तो शहरों की 28.82 रही। शहरों की उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? बच्चा, जनगणना के आंकड़े यूपी के बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और क्लास में मेरे साथ यही के यही उनको दोहराओगे तभी इस चक्रव्यूह से निकल पाओगे। साथ साथ दोहराओगे, साथ साथ, कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, कि उन पर है धिक्कार जो न देखे सपना, सपनों पर अधिकार, असल अधिकार है अपना। तो भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद में सब कुछ तुम्हारा है। कहोगे सर 77.7 इतने परसेंट, बाकी 22.3 ये शहरों में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक ग्राम, कुल जनसंख्या में भी सर्वाधिक ग्रामीण में भी यही है। हो गए सर प्रयागराज। प्रयागराज कुल जनसंख्या में भी, और अगर आपसे पूछे कि भाई सर्वाधिक ग्रामीण में भी उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत कितना है? उत्तर प्रदेश की जो 20 करोड़ के करीब जनसंख्या है, इसमें से कितना परसेंट शेड्यूल कास्ट? कितना परसेंट शेड्यूल कास्ट? अनुसूचित जाति की 20.69%। किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? एक चीज याद रखना, अगर प्रतिशत में पूछता तो कौशांबी में, प्रतिशत में पूछे तो कौशांबी, लेकिन कुल जनसंख्या में पूछा है सीतापुर में सर्वाधिक है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बेटा आपस में बातचीत मत करो, ये सारी मित्रता रिजल्ट के दिन टूट जाती है। दोस्ती ऐसे करो, जब ट्रेनिंग पर होगी ना, ट्रेनिंग पर तो मैं बताऊं तुम्हारे पक्के दोस्त कब बनेंगे, जो जीवन भर तुम्हारा साथ निभाएंगे। मैं बता रहा हूं दुख सुख में, जब तुम जिनके साथ ट्रेनिंग करोगे, जिनके साथ तुम ट्रेनिंग कर रहे होगे, वो तुम्हारे सच्चे दोस्त होंगे, तुम्हारे दुख सुख के साथी, जिनके साथ तुम ट्रेनिंग में अपने दुख तकलीफें बांटोगे, पूरे जीवन तुम्हारे अभिन्न मित्र रहेंगे, वो ही तुम्हारी शादी ब्याह में आके नाचेंगे। ये जितनी तैयारी की दोस्ती होती है, ये सब टूट जाती हैं। ये तो ख्वाब के जैसी होती हैं, लेकिन वो हकीकत होती हैं। तो तुम्हें कैसी मित्रता बनाने के लिए लड़ना है, कौन सी मित्रता बनाने के लिए मेहनत करनी है? ये अभी की मित्रता या ट्रेनिंग की मित्रता? एक बार लिख दो, जिस शब्द पर तुम लोग आज तक ध्यान नहीं दे रहे, तैयारी ही करना मकसद नहीं है। तैयारी से एग्जाम निकालकर असली मकसद ट्रेनिंग करना है। असली मकसद क्या है? ट्रेनिंग शब्द लिख दो सबके सब। जब ये शब्द तुम लिखते हो ना, तुम्हारी आत्मा तक ये आवाज आनी चाहिए कि तुम लोग किसके लिए मेहनत कर रहे हो। कौशांबी प्रतिशत में, कुल जनसंख्या में सीतापुर। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 1% से भी कम, लगभग आधा परसेंट, 0.57। कुल जनसंख्या एसटी, वो भी सोनभद्र। प्रतिशत में भी एसटी, वो भी सोनभद्र। किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? सबसे कम हो जाती है बागपत। कहोगे भैया सोनभद्र में, प्रतिशत में भी सबसे ज्यादा और कुल में भी सबसे ज्यादा। किस जिले में नगरीय जनसंख्या,
और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा थारू जनजाति पाई जाती है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, इसमें कुल नगरीय जनसंख्या की बात नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा इसका जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा है। भाई गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व में भी पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बताइए, यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बताइए। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहोगे सर लखीमपुर खीरी। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बताओ। यूपी का सबसे कम जनसंख्या, जो भी साथी अभी यूपी कांस्टेबल की तैयारी 32,679 का फॉर्म भरा है और अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो बच्चा 15 दिन एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर दो। सच बता रहा हूं, आत्मा से प्रसन्न हो जाएगी, आत्मा से प्रसन्न हो जाएगी तुम सबकी। सबसे कम जनसंख्या वाला कहोगे सर महोबा। वर्ष 2026 तक कुल प्रजनन दर को घटाकर कितना करने का लक्ष्य है? 2021 से 2030 तक यह उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति आई 2.1% पर लाना कुल प्रजनन दर को। प्रदेश की नई जनसंख्या नीति यह कब जारी की गई थी? उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति यह कब जारी की गई थी? क्योंकि आपके पेपर में जनसंख्या नगरीकरण अलग से पेपर में टॉपिक है भैया। 11 जुलाई 2021 यह जनसंख्या दिवस के दिन, जनसंख्या दिवस के दिन यह उत्तर प्रदेश की नई होगी भैया, यह जनसंख्या नीति थी। प्रश्न संख्या 93, किस जिले में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या? बात तो वही है, नगरीय जनसंख्या पूछे, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य भी पूछ सकता है, जहां सबसे ज्यादा प्रतिशत शहरों में रहती हो। कहोगे सर गाजियाबाद। कौन सा गाजियाबाद? प्रतिशत में पूछा है। कुल अगर शहरी जनसंख्या में पूछता जो नगर निगम के हिसाब से है, नगर निगम, तो वो लखनऊ होता, सेकंड पर कानपुर। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में शहरी आबादी कितनी है? आपको पता है कि ग्रामीण आबादी कितनी है? 77.7%। तो जाहिर सी बात है बची कितनी? शहरी आबादी लगभग 23 से कम 22.27%। यह ग्रामीण आबादी है 77.73, शहरी 22.27। उत्तर प्रदेश का सबसे कम शहरीकरण या सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला, जहां पर सबसे कम, याद रखना श्रावस्ती, सबसे कम साक्षरता, सबसे कम साक्षर जिला है और यहीं पर सबसे कम शहरीकरण भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में हिंदू धर्म के अनुयायियों का प्रतिशत कितना है? हिंदू धर्म के अनुयायी लगभग 75%, 3/4 भी कह सकते हो। किस जिले में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? किस जिले में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? किस जिले में? रामपुर में सबसे ज्यादा है। कौन सा जिला हिंदू आबादी के प्रतिशत के मामलों में शीर्ष जिलों में आता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले की हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है? देखो, आज अगर तुम क्लास खत्म होने से पहले छोड़कर गए, 3 चीजें अपने दिमाग में बिठा लेना। अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम जी जान लगा के मेहनत नहीं करोगे, ऊपर वाला मेहनत के अनुपात में देता है, वो तुम्हें तुम्हारी मेहनत के अनुपात में देगा। जिसने घुटने लगा दिए, पत्थर का सीना चीर दिया दशरथ मांझी ने, यह मां सरस्वती की कलम में ताकत होती है। तुम्हारे हाथों में किस्मत अच्छी नहीं दी, लेकिन कलम पकड़ा दी, और कलम पकड़ा के तुम्हें किस्मत अपनी खुद से खुद लिखने का मौका। अब जाके या तो सो जाओगे या जाके कोई व्हाट्सएप, कोई इंस्टा चलाएगा। हमेशा याद रखना, अपमान, अपमान और अपमान, इनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यही अगर तुम टिककर मेहनत कर लिए, सम्मान, सम्मान और सम्मान, ना केवल तुम्हारा, तुम्हारे माता पिता का भी।
इसलिए कहते हैं कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, कि मिलते नहीं मोती यूं ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में, आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहोगे सर हिंदू आबादी में इनमें सबसे ज्यादा कौन सा है? गाजियाबाद। कौन सा भैया? गाजियाबाद। पूछा गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख से, इसमें किसका? गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख से? गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख से, इसमें से किस नदी का उद्गम होता है? इसमें से किस नदी का उद्गम होता है? इसमें से किस नदी का? कहोगे सर गंगा जी का। किसका? गंगा जी का। पूछे यमुना और गंगा का संगम उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर? न केवल यमुना और गंगा, माता सरस्वती, यमुना गंगा सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती। याद रखिएगा प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला लगता है। देखिए जो भी यूपीएसआई के आपके आसपास या आप तैयारी कर रहे हो, फ्लिपकार्ट से यूपीएसआई के टेस्ट सीरीज, एग्जाम पर यूपीएसआई टेस्ट सीरीज नाम से सर्च करके कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर देना। गोमत ताल या फुलर झील, यह किस नदी का स्रोत है? इसी के किनारे याद रखेगा जौनपुर, इसी के किनारे याद रखेगा लखनऊ। जौनपुर, लखनऊ, ये सब सुल्तानपुर, ये सब किसके किनारे? गोमती नदी के किनारे। किसके किनारे भैया? गोमती नदी के किनारे। इनमें से कौन सी यमुना जी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी एक यमुना जी की सहायक नदी नहीं है? देखिए चंबल इटावा में यमुना जी से जाके मिलती है, बेतवा हमीरपुर में यमुना जी से जाकर मिलती है। तो चंबल बेतवा के इन तीनों की तीनों गोमती गंगा जी की है। गोमती गंगा जी की सहायक नदी गोमती गंगा जी कैथी कुछ करके स्थान है। दो का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। राम गंगा नदी यह किस शहर के पास गंगा जी में मिलती है? राम गंगा नदी, उससे पहले बरेली, रामपुर, ये सब जो है ये इसी के किनारे स्थित है। बरेली, रामपुर इत्यादि किसके? रामगंगा, कन्नौज में गंगा जी से मिलती है। कन्नौज में गंगा जी से। पूछा है केन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना जी से मिलती है? ये जो उत्तर प्रदेश की नदियां कहां गंगा कहां यमुना से मिलती हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है ये। मैं कह रहा हूं एक दो सीधे के सीधे क्वेश्चन, सीधे के सीधे। केन नदी, कहोगे भैया केन नदी बांदा में मिलती है। क्या ये बांदा कौन है? बंदा कौन है? केन बंदा, हमीरपुर में बेतवा, हमीरपुर में बेतवा। 4-5 करके उत्तर देना, पूरा नाम मत लिखना। 105 पूरा, केवल 5 नंबर। रामगंगा नदी यह किस नेशनल पार्क से होकर बहती है? जो रामगंगा कन्नौज में गंगा जैसी मिलती है, यह किससे होकर बहती है? यह उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। राप्ती नदी के तट पर इनमें से कौन सा शहर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर कौन सा? नोएडा गौतम बुद्ध नगर से हिंडन होकर बहती है, अयोध्या सरयू, घाघरा नदी, लखनऊ गोमती। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर जिले में, और गोरखपुर शहर जो है यह राप्ती नदी के किनारे। इनमें से कौन सी नदी अपने शजर पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? यह प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इनमें से कौन सी अपनी शजर पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? शजर पत्थर। याद रखिएगा कौन सी नदी हो जाती है? कहोगे सर केन नदी, जो बांदा में यमुना जी से मिलती है। इनमें से कौन सा बांध यह बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश का कौन सा बांध यह बेतवा नदी पर नहीं है? राजघाट, माता टीला और सती परीक्षा बांध जो होता है, तीनों है। रेहंद ये तो सोन की सहायक नदी होती है, सोन की सहायक नदी, ये तो भैया सोन नदी की सहायक। रेहंद ये तो रेहंद नदी पर है, ये बेतवा नदी पर नहीं है। बाण सागर बांध परियोजना ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बाण सागर बांध परियोजना ये याद रखिएगा यूपी, एमपी, बिहार। उत्तर प्रदेश के भीतर गंगा जी की अनुमानित लंबाई टोटल 2525 किलोमीटर।
टोटल 2525, उत्तर प्रदेश में लगभग 1450 बिजनौर से एंटर करती है। भाई जो गंगा नदी है, मां गंगा बिजनौर से उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। और प्रयागराज गंगा यमुना जी का संगम, ये कहां पर, कौन से इसको साथी कहा गया है कि ये प्रयागराज एक स्थान है वहीं पर। इनमें से कौन सी नदी ये शिवालिक श्रेणी से निकलती है? ये कौन सी नदी है जो शिवालिक श्रेणी से निकलती है? जो शिवालिक श्रेणी से निकलती है, ये भैया शिवालिक श्रेणी से निकलती है। बहुत अच्छे से उत्तर दीजिएगा। कहोगे भैया इनमें से शिवालिक मतलब जो हिमालय का सबसे निचला है। देखो राप्ती, सोन, हिंडन या गोमती, राप्ती, सोन, हिंडन, शिवालिक क्षेत्र से सहारनपुर के आसपास से ये कहोगे हिंडन। सहारनपुर, गाजियाबाद, ये सब हिंडन। पुराने जमाने में इसको सहारनपुर किस नदी के किनारे? क्योंकि सहारनपुर हिमाचल प्रदेश के तलहटी शिवालिक क्षेत्र में स्थित है। ये कहोगे भैया ये हिंडन किसके किनारे? हिंडन के किनारे। प्रतापगढ़ करके जो है ये सई नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। पूछा है हमीरपुर शहर, यहां पर किन दो नदियों का संगम होता है? हमीरपुर में किन दो नदियों का संगम होता है? जो हमीरपुर है यहां पर किन दो नदियों का संगम? अब मैं चलो तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद देता हूं। हेमा सरस्वती है बाबा श्याम, जो भी इस क्लास के अंतिम क्वेश्चन तक रुके, ज्यादा देर नहीं है, उसे मेरे समस्त पुण्य का प्रताप देना माता। अगर मैंने थोड़ी सी भी मेहनत की है और जितने तुम क्लास छोड़कर जाओ, सर्वनाश लिख लो कागज पर, सर्वनाश। क्योंकि इतनी जल्दी नींद नहीं आती इंसान को। होगे भैया यमुना और बेतवा, यमुना और बेतवा। शाहजहांपुर यह किस नदी के किनारे स्थित है? शाहजहांपुर हिंडन सई रामगंगा नदी के किनारे, रामगंगा नदी के किनारे। मंदाकिनी जिसको पयस्विनी भी कह देते हैं, इसके तट पर कौन सा शहर स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर। यह गंगा जी वाली मंदाकिनी नहीं है, यह गंगा जी वाली मंदाकिनी बिल्कुल भी नहीं है। यह तो भैया चित्रकूट जिसके किनारे स्थित है, उस शहर के पहचान करें जो यमुना जी के किनारे स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जो एक यमुना जी के किनारे, बटेश्वर, कौशांबी, वृंदावन, तीनों। बटेश्वर आगरा में पड़ता है, गाजीपुर गंगा जी के किनारे। प्रतापगढ़ शहर यह किस नदी के किनारे स्थित है? प्रतापगढ़ शहर यह किस नदी के किनारे स्थित है? प्रतापगढ़ शहर यह किस नदी के किनारे स्थित है? कहोगे बड़े भैया जो प्रतापगढ़ शहर है यह किसके किनारे? यह सई नदी के किनारे स्थित है। मुरादाबाद और बरेली यह किसके किनारे स्थित है? मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर यह सब रामगंगा नदी के किनारे। गोरखपुर यह तो अभी आया था, राप्ती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली बताइए, जो कुल सबसे लंबी, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली। कहोगे भैया शारदा नहर, शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, सबसे लंबी शारदा, सबसे पुरानी पूर्वी यमुना नहर, सबसे पुरानी पूर्वी यमुना नहर। पूछा है ऊपरी गंगा नहर का उद्गम यह किस स्थान से होता है? उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर, अपर गंगा कैनाल का उद्गम तुरंत कह दोगे बड़े भैया यह नरोरा बुलंदशहर से होता है। कौन सी नहर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी को पानी देती है? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी तक को पानी देती है। आगरा कैनाल। किस नहर को राष्ट्रीय परियोजना, नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा प्राप्त है? सरयू नहर को। पूछा है निचली गंगा नहर जो साथी लोअर गंगा कैनाल है, जो भैया लोअर गंगा कैनाल है। देखो ऊपरी गंगा यह हरिद्वार से निकलती है, ऊपरी गंगा हरिद्वार से। जो निचली गंगा नहर है यह नरोरा से निकलती है, जो निचली गंगा है यह नरोरा से। ऊपरी गंगा उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था,
अपर गंगा कैनाल हरिद्वार, अरे ऊपरी तरफ से गंगा जी हरिद्वार से, और निचली गंगा नहर ये नरोरा बुलंदशहर से। यूपी के बांदा जिले की सिंचाई किस नहर प्रणाली से होती है? सोचो, बांदा में इनमें से कौन सी नदी उसी के नाम पर नहर? तो बांदा में केन नदी यमुना से मिलती है, केन नहर से यह बांदा की सिंचाई। शाखाओं सहित शारदा नहर की कुल लंबाई, में जो शारदा नहर है इसकी कई सारी शाखाएं हैं, तो सभी शाखाओं को जोड़ लें तब आपको पूछा है कि कुल लंबाई कितनी हो जाती है? लगभग 12,000 प्लस किलोमीटर, 12,368। उत्तर प्रदेश के किस भाग में नहरों का घनत्व सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश के किस भाग में? याद रखना बच्चा, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में नहरों का घनत्व सबसे ज्यादा है। बेतवा नहर झांसी में किस स्थान से निकलती है? झांसी के किस स्थान से? यहीं पर परीक्षा बांध है, यहीं पर परीक्षा बांध, यह याद रखिएगा, परीक्षा बांध भी यहीं पर है। तो परीक्षा बांध से बेतवा नहर निकलती है, परीक्षा बांध से। जितने भी होमगार्ड वाले सुन लीजिए, 7 मार्च रात को 9 बजे आपके साथ आपकी टेस्ट सीरीज आ रही है, बिल्कुल जैसे पेपर आता है वैसे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, यदि सबसे पहला, अगर आपसे सबसे पहला वन्य जीव अभयारण्य पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो तुरंत उत्तर आ जाएगा, यह चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा जो चंदौली में। सबसे बड़ा पूछे तो हस्तिनापुर सबसे बड़ा। सबसे छोटा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य यह किस जिले में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश का पहला है। जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश का पहला, यह चंदौली में स्थित है। कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य महावीर स्वामी ललितपुर में। महावीर स्वामी कहां पर है? कहोगे सर ललितपुर में। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल, ये 3 राज्यों में स्थित है, एमपी, राजस्थान और यूपी। एमपी, राजस्थान, यूपी, क्योंकि तीनों की सीमाओं पर एमपी, राजस्थान, यूपी ये घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, मगरमच्छ के चाचा का लड़का। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, इसका नया नाम बताइए। यह उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार था, उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार, और यह उन्नाव में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। देखिए, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर अगर कृषि विश्वविद्यालय पूछता तो यह होता कानपुर में, लेकिन पक्षी विहार पूछे उत्तर प्रदेश का पहला उन्नाव। शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य। बलरामपुर में भारत नेपाल सीमा पर इनमें से कौन सा? कतरनिया घाट, यह तो बच्चा बहराइच में हो जाता है, बहराइच में, बहराइच में। सोहागी बरवा, यह भी नहीं है। कौन सा हो जाता है? कहोगे सर सुहेलवा। देखिए, सोहागी बरवा और सुहेलवा दोनों अलग अलग है। सुहेलवा, सोहागी बरवा ये दोनों अलग अलग है। सोहागी बरवा महाराजगंज में। प्रश्न संख्या 137, लाख बहोशी पक्षी विहार कहां पर है? लाख का परफ्यूम लगाओगे बेहोश हो जाओगे, लाख का परफ्यूम लगाओगे कहोगे भैया बेहोश हो जाएंगे। लाख का बिल्कुल बेटा, सोहागी, सुहेलवा, बलरामपुर। अगर सुहेलवा आ जाता कंफ्यूज मत होइए, लेकिन अगर पूछ ले सुहागी बरवा तो अच्छे से याद रखिएगा, यह महाराजगंज में। सुहागी बरवा महाराजगंज, सुहेलवा तो श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा तीनों में। सुहेलवा, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा तीनों में है, ठीक है। सुहागी बरवा, सुहाग ऐसे, सुहागी बरवा ये महाराजगंज में। महाराजगंज में एक और चीज है, कैंपियरगंज करके एक जगह है जहां पर सती किंग, जो ये होता है जटायु जिसको बोल देते हैं ईगल, ईल होती हो, क्या होता, गरुड़ होता है, जो भी होता है, उसका साथी संरक्षण केंद्र भी है। लाख बहुशी कन्नौज
यह परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है, परफ्यूम के लिए। पूछा कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य से होकर यह कौन सी नदी बहती है? कतरनिया घाट यह कहां पर स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्थित है। गिरवा खीरा। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य यह कहां पर स्थित है? खासकर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, रानीपुर यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। प्रसिद्ध कीठम झील जिसको सूर सरोवर कह देते हैं, यह एक रामसर स्थल भी है। सूर सरोवर या कीथम झील यह कहां पर स्थित है? सूर सरोवर या कीथम झील कहोगे सर यह आगरा में स्थित है। पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा, तो कहोगे सर हस्तिनापुर सबसे बड़ा। काय सुरहा ताल पक्षी अभयारण्य, सुरताल पक्षी अभयारण्य, सुरताल बलिया, बलिया तो बलिया सुरताल, अंग्रेजों के सुरताल खराब कर दिए थे बलिया ने। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा महावीर स्वामी ललितपुर। 2026 में उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभयारण्य को 97वां रामसर स्थल बनाया गया है? यह करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यह बाबू करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभयारण्य को 97वां, यह एटा में पड़ता है, लेकिन नाम क्या है? पटना। पटना सांडी पड़ जाता है हरदोई में, समस्तपुर पक्षी विहार पड़ जाता है रायबरेली में, रायबरेली। बखीरा संत कबीर नगर 45 का भी। पूछा किस टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए मोबाइल फोन को प्रतिबंधित कर दिया गया? तुम पर्यटक हो और तुम पर्यटन करने बिना फोन के जाओगे, क्या मूर्खता है। सोचो तुम दुल्हा हो, तुम्हारी बारात बिना दूल्हे के जाए, तुम्हारी बारात बिना दुल्हन के वापस आए, लेकिन तुम्हारी शादी हो जाए। तो सोचो उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जिन्होंने फैसला लिया है। पर्यटक का मतलब होता है अच्छे अच्छे फोटो खींचेगा, सेल्फी लेगा, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? तो पर्यटक तो है लेकिन फोन लेके नहीं जाएगा। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल, शादी तुम्हारी हो रही है, विवाहित हो गए तुम, लेकिन बहू नहीं है, अब कैसे होगी जिंदगी? तो कहीं ना ऐसे सोचो, तुम माथा पीट लोगे। आज उत्तर प्रदेश का जो स्तर है, माथा पीट लोगे, माथा जैसे फैसले ले रहे कहोगे भगवान बहुत अच्छा काम तो तुमने किया, यूपी में जन्म दिया, लेकिन इन बुद्धि भी ठीक कर देते नेताओं की, अधिकारियों की। तो दुधवा, पीलीभीत, अमरगढ़, ये तीनों में हाल ही में किस अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? किस अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? कोई तुकबंदी तुम्हें नजर आई? इको सेंसिटिव जोन, बोलो पेपर देना है, लेकिन पेपर नहीं मिलेगा, पेन नहीं मिलेगा तुम्हें, तो कहोगे वाह वाह योगी जी वाह। किस अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन कहोगे सर? पार्वती अर्गा, यह गोंडा में पड़ता है, पार्वती अर्गा गोंडा। दुधवा भारत का, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व, एकमात्र नेशनल पार्क भी है। पूछा है जनवरी 2026 में यूपी का नया रामसर स्थल, यूपी का नया रामसर स्थल, यूपी का नया रामसर स्थल इटावा वेटलैंड। पूछा 2026 में किस अभयारण्य को इको टूरिज्म हब बनाया जा रहा है? यह सुहागी बरवा कहां पर है? महाराजगंज में। कहां पर है भैया? महाराजगंज। पूछा है लॉयन सफारी परियोजना उत्तर प्रदेश में कहां पर? यह इटावा में, लॉयन सफारी परियोजना। यूपी के किस अभयारण्य को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का चौथा, 53वां रानीपुर चित्रकूट में। यूपी का कौन सा पक्षी अभयारण्य हाल ही में रामसर सूची में शामिल हुआ है? पटना है। कहां पर स्थित? एटा है। कहां पर? ये एटा में स्थित है।
राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, किंग ईगल, गिद्ध माने ईगल, वल्चर, अच्छा ईगल कुछ और होता है, ओके, ईगल चील, वल्चर गिद्ध, ओ माय गॉड, अलग अलग होते हैं क्या दोनों? किंग वल्चर गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज के कैंपियरगंज में, जबकि उत्तर प्रदेश का पहला वन विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का पहला वन विश्वविद्यालय और पहला आयुष विश्वविद्यालय, यह भी कहां पर? यह गोरखपुर में। ये दोनों कहां पर? गोरखपुर में। पूछा यूपी सरकार ने कहा पहले स्काई लार्क रिजर्व को मंजूरी दी है? स्काई लार्क ये बुंदेलखंड है क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता। चंबल अभयारण्य की किस नदी में डॉल्फिन और घड़ियाल की निगरानी? तो चंबल में डॉल्फिन, चंबल ही नाम दे दिया, तो जाहिर सी बात है नदी भी क्या होगी? चंबल। वाह क्या क्वेश्चन पूछा है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म, उत्तर प्रदेश की कुछ महान शख्सियत और उनके जन्म स्थान, बहुत पूछता है, ध्यान दीजिएगा। तो लम्ही वाराणसी, देखिए जयशंकर प्रसाद जी, संत रैदास जी, संत रैदास जी जिन्हें संत रविदास जी भी कहते हैं, जयशंकर प्रसाद या मुंशी प्रेमचंद, संत कबीर, इन सबकी जन्मस्थली क्या है? कहोगे सर वाराणसी। जन्मस्थली क्या है? वाराणसी। 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे किस जिले के थे? मंगल पांडे किस जिले के थे? कहोगे सर मंगल पांडे बलिया। मंगल पांडे किस जिले के थे? ये बलिया के थे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म ये किस शहर में हुआ था? मेजर ध्यानचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कहां पर? मेजर ध्यानचंद, कहोगे सर प्रयागराज में। मेजर ध्यानचंद। महान संत कबीरदास जी का जन्म यह कहां पर हुआ था? महान संत कबीरदास जी, कहोगे सर वाराणसी। तुलसीदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी राजापुर चित्रकूट में, राजापुर चित्रकूट में प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म, प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। देखिए मोटे तौर पर जो हरिवंश राय बच्चन हुए, जो बच्चन परिवार है, इसमें आपसे पूछा है कि हरिवंश राय बच्चन ये सब कहां से थे? इनका जन्म प्रयागराज, जबकि मृत्यु कहां पर हुई है? मुंबई में। मृत्यु कहां पर हुई है? मुंबई में। तो अमिताभ बच्चन या हरिवंश राय बच्चन प्रयागराज, बिल्कुल सही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, 1916 में बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। कहोगे रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म कहां पर हुआ था? बात जन्म की हो रही है, जन्म की, कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? प्रयासों के लिए कहा गया है। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, जो सुबह 7 बजे की करंट की क्लास है। दुनिया में खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, या तुम अपनी वाले को छोड़ दो या तुम अपनी वाली को छोड़ दो, सांस मत छोड़ना और पेपर तक सुबह 7 बजे की क्लास मत छोड़ना, नहीं तो कर्म नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ पेपर में कांड होगा, कांड, और उसके जिम्मेदार तुम एकमात्र होगे। ठीक है, तो सुबह सुबह 7 बजे मेरे साथ केवल पेपर तक, उसके बाद में मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, तुम मेरी बुरी शक्ल मत देखना, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, दोनों ब्लॉक कर देंगे एक दूसरे को। लेकिन तब तक झेलेंगे दोनों, मैं तुम्हें, तुम मुझे। चलो भैया, रानी लक्ष्मीबाई जी का भी जन्म वाराणसी हुआ था। वाराणसी। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। पूछा है अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्म स्थान, अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्म स्थान, अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्म स्थान, अभिनेता अमिताभ बच्चन, इनका भी भैया प्रयागराज। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान बताइए। जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, इन सब का जन्म वाराणसी। पूछा संत रविदास जी का जन्म किस जिले में हुआ था?
संत रविदास जी 749वीं जयंती। ये क्वेश्चन 110% पूछेगा। अभी 7 माघ पूर्णिमा को संत रविदास जी की कौन सी जयंती मनाई गई? अभी जो माघ पूर्णिमा थी, संत रविदास जी की कौन 649वीं 649वीं जयंती माघ पूर्णिमा के दिन। जन्म वाराणसी। पूछा कवयित्री महादेवी वर्मा, इनका जन्म कहां पर हुआ था? कवयित्री महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक मीरा कहा जाता है, जिनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। कहोगे सर फर्रुखाबाद में जन्म, फर्रुखाबाद। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कहां पर हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म, कहोगे भैया जी ये तो बहुत ही सरल है, प्रयागराज में। आनंद भवन, स्वराज भवन, ये इन्हीं के स्थान है, इन्हीं के पुराने घर हैं मोतीलाल नेहरू जी के। आनंद भवन, स्वराज भवन। पूछेगा लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म चंदौली। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में, जन्म चंदौली। इंदिरा गांधी जी का जन्म कहां पर हुआ था? इंदिरा गांधी जी का जन्म जाहिर सी बात है प्रयागराज। पूछेगा चौधरी चरण सिंह जी का जन्म स्थान। चौधरी चरण सिंह जी एक साथी जो अपने पूर्व विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए, वीपी सिंह करके प्रधानमंत्री, इनका जन्म भी प्रयागराज में था। याद रखिएगा पूर्व प्रधानमंत्री, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं दोनों लोग, और बाद में प्रधानमंत्री बने। जन्म वर्तमान हापुड़ जिले में पड़ता है चौधरी चरण सिंह जी का जन्म स्थान। अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसदीय क्षेत्र, इनमें से किस क्षेत्र से अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी सांसद लखनऊ से। पूछा है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर देहात। रामनाथ कोविंद कानपुर देहात अकबरपुर माती। वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह, जन्म कहां पर हुआ? विश्वनाथ प्रताप सिंह। बच्चा केवल 100 प्रश्नों तक थोड़ी सी मेहनत और कर लो, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल शुरू होंगे। तो क्या अंतिम क्वेश्चन तक के लिए तैयार हो? तुमसे पूछ लेता हूं, कौन कौन बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन तक के लिए तैयार है? कहोगे भैया कौन कौन? तुरंत दो, अभी बताया था भैया जी। प्रयागराज, प्रयागराज। पूछा है राजीव गांधी जी का जन्म। राजीव गांधी जी का जन्म, इंदिरा गांधी जी प्रयागराज, राजीव गांधी जी का मुंबई में जन्म हुआ था, प्रयागराज मत लिख देना। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बलिया के थे। कहां के थे? बलिया। संजय गांधी का जन्म स्थान दिल्ली, संजय गांधी। पूछा है भाला फेंक स्वर्ण पदक विजेता अन्नू रानी। अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक विजेता अन्नू रानी, ये मेरठ की। पूछा है निशानेबाज सौरभ चौधरी, ये भी साथी मेरठ के। निशानेबाज सौरभ चौधरी। मोहम्मद कैफ का जन्म स्थान, ये जो पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी हुए इनसे पूछ जाता है, इनसे पूछ लिया जाता है। मोहम्मद कैफ भी प्रयागराज। धावी का पारुल चौधरी, धावी का पारुल चौधरी, ये भी मेरठ की हैं, ये भी मेरठ की हैं। सुरेश रैना का जन्म स्थान, ये गाजियाबाद, गाजियाबाद सुरेश रैना। गीता प्रेस उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। पूछा उत्तर प्रदेश सिंधी, सिंधी भाषा की अकादमी, जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी 1996। मेरे साथ बोलो, सिंधी 96, सिंधी 96 बोलो, 1996 सिंधी। हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसका गठन वाराणसी में, लेकिन हेडक्वार्टर प्रयागराज 1910 मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? इनमें से एक संस्थान ये साथी प्रयागराज में स्थित है। कहां पर? प्रयागराज। संस्कृत संस्थान, उर्दू अकादमी, पंजाबी अकादमी, तीनों, लेकिन हिंदुस्तानी अकादमी ये प्रयागराज में है। संस्कृत और हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976। तो देखो कैसे याद हुआ, सिंधी वाला 1996, हिंदी और संस्कृत वाला 20 साल पहले 1976, ऐसे याद कर सकते हो।
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी संस्थान कहां पर है? के एम मुंशी हिंदी संस्थान, यहीं पर साथी केंद्रीय हिंदी संस्थान भी है। यहीं पर गवेषणा और भावक में इंची निकालने वाला ये आगरा में स्थित है, के मुंशी हिंदी संस्थान। भारतीय भवन पुस्तकालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये प्रयागराज में भारतीय भवन पुस्तकालय सन 1889। ये कहां पर है? कहोगे सर प्रयागराज में। पूछा है आप सभी से, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल ये कहां पर स्थित है? केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल ये भी आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पूछे 1976, लेकिन भाषा संस्थान पूछे 1994। इनमें से कौन सा संस्थान सरकारी नहीं है? यह गैर सरकारी है। उर्दू अकादमी, हिंदुस्तानी सिंधी तीनों उत्तर प्रदेश सरकार की है, लेकिन मौलाना आजाद स्मारक यह सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, जो पहले भातखंडे संगीत संस्थान या मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक हुआ करता था, मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक 1926 में बना। वर्तमान में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय यह लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, मैंने यही दोबारा पूछी कि आपको याद है या आपको याद नहीं है, तब सब अच्छे से जानते हैं कि संस्कृत अकादमी या उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान पूछता, दोनों 1976। हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान, संस्कृत संस्थान ये 1976 में। अगर बच्चा उसने भाषा पूछा तो 1994 में। भारतीय भवन 1889। सिंधी पूछा, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, 1996। अयोध्या शोध संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई है? अयोध्या शोध संस्थान 1986 में। अयोध्या शोध संस्थान 1986। इनमें से कौन सा आगरा में स्थित है? इनमें से कौन सा? भारतीय भवन प्रयागराज, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज, गीता प्रेस गोरखपुर, केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, के मुंशी भाषा संस्थान आगरा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, 4 बार याद करो, 1963। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963। प्रयाग संगीत समिति, नाम में प्रयाग है, प्रयागराज में स्थित है। संस्कृत और हिंदी संस्थान ये 1976 में। राष्ट्रीय लोक कला परिषद ये कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय लोक कला परिषद, यहीं पर याद रखिएगा ध्रुपद मेला लगता है, और यहीं पर भारत माता मंदिर ये वाराणसी में स्थित है। लास्ट के 70-75 क्वेश्चन बचे, थोड़ी सी मेहनत और कर लो, ज्यादा नहीं है, केवल आधा घंटा दे दो, आधा घंटा। यह पर्यटन आदि से संबंधित है, इसको छोड़ने का कोई साथी मतलब नहीं बनता, इसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। इस चीज को आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, इसको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखेगा। पूछा है जनजाति और लोक कला, यह भी साथी उसी साल जिस साल सिंधी भाषा वाला, यह लखनऊ में स्थित है। जबकि थारू जनजाति के लिए बलरामपुर में। भारतीय भवन पुस्तकालय रिपीट हो गया 1889। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, जो विषैली चीजें होती हैं, जो जहरीली चीजें होती हैं, उन पर रिसर्च करने वाला। मैं कुछ भी छोड़ के नहीं चल रहा, बहुत सावधानी से प्रश्न उठाएं। यह लखनऊ में स्थित है। कानपुर में दलहन वाला, वाराणसी में सब्जी वाला, वाराणसी में सब्जी, बरेली में पशु चिकित्सा, और बरेली में याद रखिएगा पक्षी विज्ञान। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो चाहे विष की बात आ जाए, औषधि की बात आ जाए, गन्ना अनुसंधान की बात आ जाए, CDRI यह लखनऊ में स्थित है। पूछा दलहन शोध संस्थान कहां पर है? दलहन अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दीजिए सबके सब। बिना क्वेश्चन नंबर लिखे उत्तर दोगे तुम्हें दे दूंगा श्राप।
उससे लगेगा तुम्हें पाप। जब बैठोगे मंडप में ब्याह करने तो मियां और बीवी के बीच में आ जाएगा सांप। सांप फिर तुम्हें याद आएगी मेरी बात और खुद को नहीं कर पाओगे माफ। फिर याद आएगा, ये तो गुरुजी ने बोला था 3-4 साल पहले। इसलिए क्यों कमाना पाप और क्यों ऐसा करना कि खुद को ना कर सको माफ। चुप से बैठे रहो। अगले 60-70 समझे। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यह कानपुर में स्थित है। कानपुर। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, कहोगे भैया वाराणसी, सब्जी वाराणसी। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, यहीं पर कृषि भी है, यहीं पर कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री भी यहीं पर है, कृषि वानिकी भी यहीं पर है। कहोगे भैया झांसी, कृषि वानिकी भी कहीं पर है, यहीं पर है झांसी में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी और केंद्रीय पशु चिकित्सा। यूपीएसआई वालों, तुम्हारा तो हो गया कल्याण, तुम तो बन लिए डीजीपी। तुम पे 2 घंटे नहीं पढ़ा जा रहा, जी से ऐसे निकल रहा है गर्मी में जैसे हो। 2 घंटे नहीं रुका जा रहा तुमसे। ड्यूटी कर लोगे तुम 18-18 घंटे की। कांस्टेबल वालों देखो मेरे कितने बढ़िया बच्चे हैं। होमगार्ड वालों तुमने भी ना थुका दिया कतई। इनमें शर्त होनी चाहिए थी कौन पहले छोड़ के भागेगा। जो भागा वो बेकार और जो रुकेगा उसी की जीत। कंपटीशन। अभी कांस्टेबल वाले जीत रहे हो, शाबाश बेटा, तुम ही नाम रोशन करोगे। ये तो सब गीले गीले खड़े से गिरे पढ़ने के नाम पर, खड़े खड़े मूर्छित हो जाते हैं। संजीवनी लाके दूं तुम्हें। इज्जत नगर बरेली, बरेली में ही पशु चिकित्सा वाला है, बरेली में ही। पूछोगे नेशनल शुगर, चीनी शोध संस्थान, नेशनल शुगर, शुगर का मतलब होता है चीनी, चीनी। तुम मत मुंह दिखाओ मुझे होमगार्ड वालों, पर्दा कर लो। कहोगे सर कानपुर में, दालचीनी कानपुर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, देखिए गन्ना अनुसंधान परिषद पूछे या गन्ना शोध परिषद, यह शाहजहांपुर में। गन्ना शोध परिषद यह शाहजहांपुर में, गन्ना शोध परिषद यह शाहजहांपुर में, जबकि गन्ना अनुसंधान संस्थान यह लखनऊ में। गन्ना प्रजनन पूछे तो कोयम्बटूर। भारतीय कालीन तकनीकी संस्थान, जो कारपेट टेक्नोलॉजी होती है, कालीन अथवा कारपेट टेक्नोलॉजी वाली जो है, यह भदोही में स्थित है। कहां पर? भदोही में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी, यह कहां पर है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां पर है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी, यह भी लखनऊ में स्थित है। पूछा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? उस समय उत्तर प्रदेश और भारत का पहला पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय 1960, फिर वो उत्तराखंड में चला गया। वो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, फिर आ जाता अपना उत्तर प्रदेश। देखिए ध्यान दीजिएगा, कानपुर में चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर, रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर यह केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, एक साथी कृषि विश्वविद्यालय, यह कुशीनगर में भी बन रहा है। एक कृषि विश्वविद्यालय यह कुशीनगर में भी बनना है। कुशीनगर, यह याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई जी उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा है जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केंद्र लेवल का, बाकी सब राज्य लेवल के। झांसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, यह राज्य लेवल का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर। अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर यह मेरठ में आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर कानपुर, अयोध्या नरेंद्र देव, मेरठ सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहोगे सर अयोध्या, पुराना नाम फैजाबाद,
सेम हिगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय, ये सती डिम्ड विश्वविद्यालय सेम हिगिनबॉटम, ये स्वार्ट्स प्रयागराज में। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल ये आगरा में नहीं है? अब ये लास्ट 50-60 क्वेश्चन बचे, केवल और केवल तुम्हारी अमूल्य 15 मिनट चाहिए मुझे। आपके अमूल्य कितने मिनट चाहिए? 1515। फतेहपुर सीकरी किला, एतमादुद्दौला का मकबरा, बड़ा इमामबाड़ा जिसको अस्फी इमामबाड़ा कहते हैं, यह लखनऊ में स्थित है। इनमें से कौन सी मुगल कालीन इमारत आगरा में नहीं है? इनमें से कौन सी इमारत आगरा में नहीं है? मरियम जमानी का मकबरा, रामबाग अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। कौन सा स्थल वाराणसी जिले में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा वाराणसी जिले में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा वाराणसी जिले में स्थित नहीं है? यह हापुड़ में चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली, सारनाथ, दशमेध घाट, संकट मोचन मंदिर, तीनों, भारत माता मंदिर भी। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना? एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज, इस नाम से 1875 में। 1920 से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू। पूछा रूमी दरवाजा ये कहां पर? ये सती इस्तांबुल करके एक जगह है, इस्तांबुल तुर्की में, वहां के दरवाजे से प्रभावित होकर यह लखनऊ में स्थित है रूमी दरवाजा। कि चौचा शरीफ की दरगाह यह कहां पर स्थित है? कि चौचा शरीफ की दरगाह, इसमें आपको जिला बताना है, जैसे देवाश्री बाराबंकी, अच्छे से याद रखिएगा। जो किचौचा शरीफ यह कहां पर स्थित है, यह अच्छे से याद रखिएगा भैया, यह उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में। यह संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफी नाम था इनका। यह कहां पर? संत अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर गोविंद जी मेला भी लगता है, जहां पर भैया गोविंद जी मेला भी लगता है। अंबेडकर नगर जिले का याद रखिएगा, जो हेडक्वार्टर वो अकबरपुर में। अंबेडकर जिले का हेडक्वार्टर ये सती अकबरपुर में। पूछा भैया नंद महार धाम ये किस जिले में? नंद महार अमेठी, यहीं पर जायज स्थान है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान। पूछा शरफुद्दीन शाह विलायती की दरगाह, शरफुद्दीन शाह विलायती की दरगाह ये अमरोहा में स्थित है। पूछा औरैया का देवकली मंदिर, औरैया का देवकली मंदिर ये कहां पर? यह भगवान शिव जी को समर्पित है। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल ये अयोध्या में नहीं है? कौन सा धार्मिक स्थल? हनुमानगढ़ी, कनक भवन, नागेश्वर नाथ, जय गुरुदेव मंदिर, हनुमान, अयोध्या में नहीं है। दुर्वासा ऋषि आश्रम ये किन नदियों के संगम पर? दुर्वासा ऋषि आश्रम तमसा और मंजूसा। ऐतिहासिक बरनावा लाक्षागृह, बरनावा यह बागपत में स्थित है। चित्तू पांडे, क्रांतिकारी चित्तू पांडे ये किस जिले से संबंधित थे? बागी बलिया। पूछा है पाटेश्वरी देवी मंदिर ये कहां पर? बलरामपुर। जबकि देवी पाटन जो साती मंडल है उसका हेडक्वार्टर गोंडा में। ऐतिहासिक कालिंजर किला यह कहां पर स्थित है? यह बांदा में स्थित है। पूछे किस शहर को नाथ नगरी कहा जाता है? गोरखपुर, प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर। भरतकालीन विदुर कुटी उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? ओगेसर बिजनौर में स्थित है। पूछा बस्ती का भदेश्वर नाथ मंदिर यह भगवान शिव जी को समर्पित है। सीतामढ़ी स्थल यह किस जनपद में? सीतामढ़ी। देखिए सीतामढ़ी एक बिहार में भी है, यह भदोही वाली सीतामढ़ी की बात कर रहे हैं। इल्तुतमिश द्वारा निर्मित जामा मस्जिद शमसी यह कहां पर स्थित है? क्योंकि यह सुल्तान बनने से पहले बदायूं का राज्यपाल था इल्तुतमिश, तो यह उत्तर प्रदेश के बदायूं में। एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश बुलंदशहर नरोरा। राजदरी और देवदरी जलप्रपात कहां पर हो जाते हैं? याद रखिएगा राजदरी यहीं पर चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो जाती है चंदौली में। भगवान राम जी ने चित्रकूट की
किस पहाड़ी पर समय बिताया था? कहोगे सर कामदगिरी पर्वत। कामदगिरी पर्वत, मंदाकिनी नदी। प्रसिद्ध गुप्त गोदावरी की गुफाएं ये कहां पर स्थित हैं? ये चित्रकूट में स्थित हैं। प्रसिद्ध संत देवराहा बाबा का आश्रम ये कहां पर स्थित है? देवराहा बाबा का आश्रम, याद रखिएगा, देवरिया। पूछा इटावा किन नदियों का संगम? यमुना और चंबल। संकी मेला। गुप्त काल का भहुआ मंदिर यह किस जिले में स्थित है? यह फतेहपुर में। कानपुर में। यह कानपुर का भीतरी मंदिर, कानपुर का भीतरी मंदिर यह भी गुप्त काल का है। पूछा बावनी इमली शहीद स्मारक। बावनी इमली 1857 की क्रांति, जबकि 1857 की क्रांति के शहीदों के लिए शहीद स्मारक मेरठ में भी है। पूछा फिरोजाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, F1 रेस, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा। गाजियाबाद में हिंडन तट पर यह कौन सा मंदिर है? दुधेश्वर नाथ मंदिर। दुधेश्वर नाथ, दुधेश्वर नाथ मंदिर। गवर्नर जनरल का मकबरा गाजीपुर कब्र, कार्नवालिस। गोरखनाथ मंदिर और रामगढ़ ताल, भोगेश्वर गोरखपुर। हमीरपुर जिला यमुना और बेतवा। पूछेगा गढ़मुक्तेश्वर यह हापुड़ में स्थित है। राजा दयाराम का किला कहां पर है? सोचिए भैया, दयाराम। हाथरस, दया का हाथ बढ़ाओ, भोगेश्वर हाथरस। लोधी काल का 84 गुंबद कितनी बार पूछा गया है? जालौन के कालपी में 84 गुंबद, जालौन कालपी। जौनपुर की कौन सी मस्जिद में मीनारें नहीं है? एक मस्जिद है जिसमें बच्चा मीनारें ही नहीं है, अटाला मस्जिद। पूछेगा जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, गोमती नदी के किनारे। झांसी का किला यह कौन सी पहाड़ी पर है? यह बंगीरा पहाड़ी है। पूछे कन्नौज किस सम्राट की राजधानी? हर्षवर्धन। कानपुर देहात में गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर, भीतरगांव। जबकि साथी जो उत्तर प्रदेश का ललितपुर, उसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर। प्रसिद्ध जेके मंदिर कानपुर में स्थित है। कासगंज में अमीर खुसरो का जन्म स्थान, पटियालीन। कौशांबी किस महाजनपद की राजधानी? वत्स। कौशांबी किन दो धर्मों के लिए प्रसिद्ध है? जैन और बौद्ध। पूछा कुशीनगर में कौन सा? कुशीनगर में रामाभर स्तूप। धमेक सारनाथ में, धमेक कहां पर है? सारनाथ। कौशांबी में घोषित राम। सिद्धार्थनगर में पिपरभा। दुनिया का एकमात्र मेंढक मंदिर, याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर यह ललितपुर, देवगढ़। महोबा किस राजवंश की? चंदेल राजवंश की। पूछेगा महोबा में 9वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर, रहीला सागर सूर्य मंदिर। पूछा मेरठ का ओगड़नाथ मंदिर 1857 की क्रांति से संबंध है। प्रसिद्ध विंध्यवासिनी देवी का मंदिर, जय माता दी, मिर्जापुर में स्थित है। कहां पर भैया? मिर्जापुर। शुक्रताल, शुक्रताल कहां पर है? भोगेश्वर मुजफ्फरनगर में। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में। शाकुंभरी देवी का मंदिर सहारनपुर। रजा लाइब्रेरी रामपुर में स्थित है। शाकुंभरी देवी मंदिर, शिवालिक पहाड़ियां सहारनपुर। शिवालिक पहाड़ियां सहारनपुर। पूछा संभल को किस अवतार की जन्मस्थली? कल की अवतार। संत कबीरदास जी ने देह त्याग, संत कबीर नगर के मगहर में। पूछा नेमिषारण्य तीर्थ 88,000 ऋषियों की जन्मभूमि, कहोगे भैया सीतापुर में। अब बताइए, इस प्रकार से मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है। एसआई के पेपर से पहले एक साथी 8 घंटे की, अगर तुमने मुझे एक दिन यूपी जीके में 8 घंटे कर दी दिए, मैं तुम्हारा उसी दिन ऐसा इलाज कर दूंगा जैसे डॉक्टर अपेंडिक्स का इलाज कर देते हैं। ये तो सोचो, तुमने 2 घंटे भी नहीं दिए, 2 घंटे में तुम्हारे पैरों में पड़ जाते छाले, मुंह से आने लगते तुम्हारे झाग, फेफड़े में से आने लगती है हवा कम। तब है, तब मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। सोचो अगर मुझे, अब चलो 84 गुंबद का जिला बता दो, 84 गुंबद का, तो ये यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल,
और साथ ही होमगार्ड तीनों के लिए। इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा? इसका पीडीएफ एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाओगे हमारी पर। हमारी ऐप का नाम क्या बताओ? कहोगे सर एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आपको पता है तो। उस पर फ्री यूट्यूब सेक्शन है। क्या है? फ्री यूट्यूब पीडीएफ वाला। उसी पर आपको ये यूपीजी के, उसी में आपको एक फ्री हैंड रिटन नोट्स भी यूपी के मिल जाएंगे, उसकी भी टेंशन नहीं है। अब दूसरी बात, जो भी साथी एसआई की तैयारी कर रहे हो सबको बता देना, सबके सब या आप लोग तुरंत फ्लिपकार्ट पर जाकर फ्लिपकार्ट पर एग्जाम पर यूपीएसआई टेस्ट सीरीज अभी के भी मंगा ले। ये जिस पूरे सिलेबस को कवर करती है, इसका आपको बहुत फायदा होगा। इसको क्या होगा भैया? आपको बहुत फायदा। अगली चीज, यूपी होमगार्ड वालों की टेस्ट सीरीज कब आ रही है? कहोगे भाई आ रही है सर 7 मार्च रात 9 बजे। और जितने भी यूपी कांस्टेबल के लिए हो सबके सब शंखनाद बैच एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी चारों सब्जेक्ट की तैयारी। अब सबके सब क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एक मैंने प्रयास किया कि एक आपको थोड़ा सा आइडिया देकर चलूं, लेकिन जिस दिन तुमने इसको 7-8 घंटे दे दिए, स्पीड भी स्लो करके चलूंगा एक एक चीज को। और एक बार तुमने मेहनत करनी होगी, उसके बाद में केवल रिवीजन रह जाएगा। बस सरस्वती बाबा श्याम ने चाहा तो कोई क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बाहर नहीं जाएगा। इसमें कला, संस्कृति आदि की चीजें और जोड़नी है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी। सबके सब कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। ऐसे वालों सुबह भारत के पड़ोसी देश 6 बजे करेंगे, और कल सुबह 7 बजे तुम मुझसे प्रॉमिस करके जाओ और तुम ये कहो कि भैया अभी हम लोग अलार्म लगा लेंगे, अभी के अभी अपने उसमें अलार्म लगा लेंगे। ये सुबह 7 बजे की जो अपने मेन चैनल की क्लास है, जो साथी करंट और स्टैटिक की होती है, इसे किसी भी तरह आप नहीं छोड़ोगे।